हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्यापार की शर्तें। तो इसको इंग्लिश में टर्म ऑफ ट्रेड बोलते हैं बच्चों। तो डिटेल में हम आप सब बच्चों को ये वीडियो करवाएंगे। तो इस वाली वीडियो में हम आपको बता रहे हैं टर्म ऑफ ट्रेड क्या होती है और टर्म ऑफ ट्रेड के कौन कौन से प्रकार हैं। इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि टर्म ऑफ ट्रेड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टर्म ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों किसी भी देश को अगर वस्तुएं खरीदनी हैं यानी कि वस्तुओं का आयात करना है तो कुछ वस्तुओं का निर्यात भी करना पड़ेगा। यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड का संबंध उस एक्सचेंज से है, उस विनिमय से है। यानी कि हम इसको दो टर्म में कह सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि व्यापार की शर्त उस दर को बताती है जिस दर पर एक देश दूसरे देश से वस्तुओं का विनिमय करता है। मान लीजिए सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए हम व्यापार की शर्तों की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक देश 10 रुपये की गुड्स है वहाँ पे और वो 10 वस्तु बेचता है, ठीक है, यानी कि प्राइस भी 10 रुपये है। मैं यहाँ पे P इंटू क्यू लिख देता हूँ, ये P है ये Q है। इसी तरीके से दूसरा देश जो है वहाँ पे भी मान लीजिए 10 रुपये की गुड्स है और 10 गुड्स बेचता है, ठीक है जी, ये हमने मान लिया। अब सपोज कीजिए कि जो देश है, मान लीजिए ए देश ये वाला है और ये बी देश है, ये ए देश है ये बी देश है। ए देश में जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो बढ़ जाते हैं और प्राइस बढ़कर 15 रुपये हो जाते हैं और अभी भी वो 10 गुड्स को बेच रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए जो बी देश है वहाँ पे भी प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो जाते हैं लेकिन वो भी 10 गुड्स बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आप देखिए 150 रुपये का सामान हो गया और यहाँ पर 120 का हो गया, ठीक है जी। इसका ये भी मतलब हम कह सकते हैं कि अब एक देश केवल 8 वस्तु 8 गुणा 15 यानी कि 120 हो गया और 12 गुणा 10 या 15 गुणा 8 बोलेंगे क्योंकि प्राइस तो 15 हुआ है ना। तो 15 रुपये का प्राइस है और 8 गुड्स बेचता है। यानी कि अब उस देश का मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले उस देश को 10 गुड्स खरीदने के लिए 10 वस्तुएं बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब वो केवल 8 वस्तु को बेचकर 10 वस्तु का आयात कर सकता है। अगर 120 का मतलब 8 15 120 हो गया ना, तो इसका मतलब 8 वस्तु का निर्यात करना पड़ेगा जबकि 10 वस्तुओं का आयात वो पहले के बराबर करता रहेगा। इसका मतलब बच्चों सिंपल शब्दों में समझें तो व्यापार की शर्तें बताता है कि हमें कितनी वस्तुओं को आयात करने के लिए कितनी वस्तुओं का निर्यात करना पड़ेगा। जब देश में प्राइस 10 रुपये था, क्वांटिटी भी 10 थी, तो इसका मतलब है 10 वस्तुओं को आयात करने के लिए 10 वस्तुओं का निर्यात करना पड़ रहा था। जैसे ही प्राइस 15 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 10 वस्तुओं को आयात करने के लिए केवल 8 वस्तुओं का ही निर्यात करना है। यानी कि इस तरीके से देखिए तो टर्म ऑफ ट्रेड फेवर में हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइसेस को हम केवल ये मान लें 15/12, तो हम सिंपल शब्दों में कहेंगे कि जो व्यापार शेयर्स है, व्यापार की जो शर्त है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। यानी कि व्यापार की शर्त का क्या फॉर्मूला बताया, निर्यात मूल्य अपॉन आयात मूल्य। तो अगर निर्यात मूल्य में वृद्धि होती है एज कंपेयर टू आयात मूल्य तो व्यापार की शर्तों में सुधार होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्यात कीमतें आयात कीमतों की तुलना में अधिक बढ़ती हैं, यानी कि निर्यात कीमतें आयात कीमतें, 2 बार लिख दिया यहाँ पे, निर्यात कीमतें आयात कीमतों की तुलना में बढ़ती हैं अधिक तेजी से, तो व्यापार शर्तों में सुधार होगा और व्यापार से लाभ होगा। तो बच्चों ये है व्यापार की शर्तें। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, एक बार और हम समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आप, ये हमारी है, मान लीजिए इतनी वस्तु का हम निर्यात करते हैं और इतनी वस्तु का आयात करते हैं। सिंपल शब्दों में हम समझ लीजिए, अगर हमारा ये ढाल जो है वो ये वाला है, दिस वन, ये हमारा ढाल है। हम अभी व्यापार की शर्तों के डायग्राम के थ्रू नहीं बता रहे, हम आपको व्यापार की शर्तों को जो प्रस्ताव वक्र है उसके थ्रू नहीं बता रहे, वो भी आगे बता देंगे। अब मान लीजिए कि अगर उसकी जो हमारी वस्तुएं है यानी कि जो आयात है उसमें अधिक वृद्धि हुई जबकि निर्यात में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई मान लीजिए, तो ये जो ढाल है ये बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको
कम निर्यात करना पड़ रहा है और ज़्यादा आयात कर रहे हो। इस तरीके से बच्चों इसका व्यापार शर्तों में सुधार देखने को मिलता है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम बात करें, सिंपल शब्दों में बात करें, इस कंफ्यूजन आपको ना करें, तो व्यापार की शर्तों का मतलब है सिंपल शब्दों में कि कितनी वस्तुएं खरीदने के लिए आपको कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ रहा है। यानी कि इस केस में अगर आप देखोगे तो पहले 10 वस्तुओं का निर्यात करना था, 10 वस्तुओं का आयात करना था, लेकिन जैसी प्राइस 15 हुआ अब आप 8 वस्तुओं का निर्यात करके भी 10 वस्तुओं का आयात कर सकते हो, जिससे कि आपकी व्यापार शर्तों में सुधार हुआ। तो व्यापार शर्तों के बच्चों कई सारे प्रकार हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने साइड स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने आपको व्यापार शर्तों के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की हुई है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने कैटेगरी की है व्यापार की शर्तों के विभिन्न रूपों में, वो है वस्तु के विनिमय अनुपात से संबंधित। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त और आय व्यापार शर्त। सेकंड है संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित, 1 घटकीय व्यापार शर्त, 2 घटकीय व्यापार शर्त। तीसरा है उपयोगिता से संबंधित, वास्तविक लागत व्यापार शर्त और उपयोगिता व्यापार की शर्तें। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन वाइज भी बहुत सारी बार पूछा गया है, तो आप सब इनके डिटेल आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको धीरे धीरे करके सारी की बातें समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वस्तुओं के विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार शर्तें। तो पहली है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, जिसको कि टॉजिंग ने प्रतिपादित किया। और इसके अंदर का जो व्यापार की शर्त है, जैसे निर्यात एवं आयात के जो कीमत अनुपात है, उसको शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त कहते हैं। देखिए, यहाँ पर केवल कीमत को ही कंसिडरेशन किया गया है। मान लीजिए प्राइस पहले दोनों की 100 रुपये थी, अब प्राइस 150 हो जाती है और यहाँ पर 120 हो जाती है, तो व्यापार की शर्तें जो हैं वो 1 से ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो भी वैल्यू आएगी अब यहाँ पे 120 करेंगे तो 3 आ जाएगा 25, ठीक है। इसका मतलब जो 1.25 जो वैल्यू आ रही है, ओके जी, 1.25 जो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो व्यापार की शर्त है उसमें सुधार देखने को मिला है। यानी कि यदि 1 से अधिक वस्तुओं का व्यापार, ये तो व्यापार की शर्तें एक स्थिति में हो गई। यानी इस स्थिति में क्या बता रहा है कि निर्यात कीमतें ज़्यादा है आयात कीमतों से, तो डेफिनेटली व्यापार की शर्तों में सुधार देखने को मिलेगा। यदि अधिक वस्तुओं का व्यापार शर्त में शामिल है, यानी कि 1 से अधिक वस्तुएं व्यापार शर्त में शामिल है, तो इसका इंडेक्स मान लेते हैं। किस तरीके का इंडेक्स होता है, उस केस में हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, 150 को डिवाइड करेंगे 120 से, यानी कि ये तो करंट ईयर का प्राइस हो गया। PX1 का मतलब करंट ईयर एक्सपोर्ट का प्राइस, PM1 का मतलब करंट ईयर का इंपोर्ट का प्राइस, और डिवाइड कर देंगे इसको बेस ईयर के प्राइस से, यानी कि जो कि हम 100 मान चुके हैं। तो इस केस में जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्स आ जाएगा 125। इसका मतलब कीमतें जो हैं वो 25% तक बढ़ गई हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है 125 का मतलब कीमतें 25% तक बढ़ गई हैं, किसकी, एक्सपोर्ट की इंपोर्ट के मुकाबले। यानी कि व्यापार की शर्तों में सुधार देखने को मिला है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें याद रखना है। यानी कि यदि आयात कीमतों की तुलना में निर्यात कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापार शर्तों अनुकूल होंगी और व्यापार से लाभ होगा। इसके विपरीत अगर आयात कीमतें निर्यात कीमतों की तुलना में ज़्यादा बढ़ती हैं किसी भी देश के लिए, तो व्यापार की शर्तों में खराबी आएगी, प्रतिकूल हो जाएंगी और व्यापार से घाटा होगा। तो ये आप याद रखिएगा फार्मूला बच्चों। इसके अलावा सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, इसमें तो देखिए ये वाला लिया गया है, दिस वन, ये PX/PM ये वाला। अब हम अगर इसको ले लें, उल्टा कर लें, यानी कि 10 वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और 8 वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। देखिए फार्मूला क्या है, QM/QX, यानी कि 10/8। यानी कि पहले हमें 10 वस्तु खरीदने के लिए 10 वस्तु बेचनी पड़ रही थी, अब हमें 10 वस्तु खरीदने के लिए 8 वस्तु बेचनी पड़ रही है। तो इसका मतलब आपका जो व्यापार शर्तें हैं उसमें सुधार हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये व्यापार की शर्तें, यानी कि इसको हमने प्राइस के टर्म में लिया, इसको क्वांटिटी के टर्म में लिया है। और इस वाली प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये था कि ये भुगतान से इसकी स्थिति को नहीं बताती थी। इसके द्वारा क्योंकि क्वांटिटी को लिया गया है, इसलिए इसमें भुगतान से इसकी स्थिति का भी चित्रण हो जाता है। यानी कि यदि एक देश अधिक वस्तुओं का व्यापार शर्तों में शामिल कर ले तो इस तरीके का फार्मूला बनेगा, यानी कि 10/8 हम ये मान लेते हैं, ठीक है, इंटू पहले ज़माने में मान लीजिए 10/10 था, तो जब आप इसको करोगे तो वही इंटू 100 भी कर देते हैं तो वही 125 आएगा बच्चों आंसर। तो सिंपल शब्दों में हम कहें, बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो हमें यह समझना है कि अगर आयात सूचकांक निर्यात सूचकांक से अधिक में वृद्धि होती है, आयात में अधिक वृद्धि होती है निर्यात के मुकाबले, तो व्यापार शर्तें जो है वो हमारे अनुकूल हो जाएंगी। यानी कि इस केस में क्या होता है, जब PX बढ़ता है ज़्यादा एज कंपेयर टू PM बढ़ने से, तो व्यापार शर्तों में सुधार होगा
और इस केस में क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बढ़ती है ज़्यादा एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ने से, तो व्यापार की शर्तों में सुधार होगा। इसके अलावा बच्चों एक और होती है आय व्यापार शर्त। आय व्यापार शर्त की जो हम व्यक्त करते हैं वो आयात करने की क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि आयात करने की क्षमता एक देश की बढ़ी है या घटी है। तो Px अपॉन Qx इक्वल टू Pm अपॉन Qm, यानी कि ये हमारा है टोटल हमने कितना खर्चा किया या कमाई की एक्सपोर्ट करने से, इसका मतलब है कितनी हमने खर्चा किया इंपोर्ट करने पर। तो अगर हमें क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट निकालनी हो तो Px अपॉन Qx को डिवाइड कर देंगे Pn से। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑफ m है, ये हमारी क्षमता को बता रही है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ x बढ़ जाए, यानी कि एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाए, या क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाए, या प्राइस ऑफ इंपोर्ट घट जाए, तो तीनों ही स्थिति में हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इसका जो प्रतिपादन है वो G.S. डोरेंस एवं H. स्टेहल ने किया, और इन दोनों का जो प्रतिपादन है वो टॉजिंग ने किया। तो बच्चों नाम याद रखना कौन सी व्यापार शर्त किसने बताई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे वस्तुओं के विनिमय अनुपात से संबंधित जो व्यापार शर्तें हैं वो खत्म होती है। तो बच्चों अब तक हमने वीडियो में वस्तुओं के विनिमय से संबंधित व्यापार शर्तें सीखी। इस वाली भी अब हम सीखते हैं संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित व्यापार शर्तें, और उपयोगिता से संबंधित व्यापार शर्तों को हम आगे बता देंगे। तो बच्चों इसको दो तरीके की व्यापार शर्तें हैं जो संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित है, जिसमें से पहला है एक घटकीय व्यापार शर्तें और दूसरा है द्विघटकीय व्यापार शर्तें, जिसका कि प्रतिपादन जैकब वाइनर ने किया। तो बच्चों व्यापार की जो शर्तें हैं, देखिए ये इसका फार्मूला होता है, पहले आप इस फार्मूले को समझ लीजिए, मैं इसका मतलब आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं इसको डिफाइन भी कर दूंगा कि Px अपॉन Pm, ये तो वही है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें हैं जिसको हम N बोलते थे। इसके अंतर्गत एक घटक को और शामिल कर लिया गया है जिसको हम बोलते हैं निर्यात की उत्पादकता का सूचकांक, इसीलिए इसको एक घटकीय व्यापार शर्त बोलते हैं। यानी कि निर्यात का जो उत्पादकता है, यानी निर्यात करने वाले देश की उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई, इसको और शामिल कर लिया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए वर्ष है 2020 जो कि हमारा आधार वर्ष है, उसमें प्राइस ऑफ x है 100, प्राइस ऑफ m भी 100 है, ZX भी 100 है, और तो जो S है यानी कि एक घटकीय व्यापार शर्त है वो भी 100 रहेगी, क्योंकि 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करोगे तो 100 ही आंसर आएगा, यानी कि जो सूचकांक है वो 100 रहेगा। अब मान लीजिए कि जो निर्यात की कीमत है वो 100 रुपये से बढ़कर 120 हो गई, और आयात कीमतें 100 रुपये से बढ़कर 150 हो गई। तो अगर आप N की वैल्यू निकालोगे, यानी कि शुद्ध व्यापार शर्तें निकालोगे, तो Px को डिवाइड करोगे Pm से। इस केस में जो प्राइस ऑफ x है यानी कि वो तो 120 हो गया और ये 150 हो गया, तो आपको पता चलेगा कि जो विनिमय की जो शर्तें हैं वो उसमें नेगेटिव चेंज आया, क्योंकि जो आंसर आएगा वो लगभग 80 आएगा। ठीक है, यानी कि व्यापार की शर्तों में खराबी हुई है, व्यापार शर्तें जो है प्रतिकूल हो गई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखें अगर हम, जो कि S से पता चलता है, तो S के फार्मूले में हम क्या करते हैं, Px और Pm में मल्टीप्लाई कर देते हैं ZX की। यानी कि आप देखिए जो हमारा कीमतें हैं वो 120 हुई हैं, 150 ये तो हमें पता ही है, ये N हो गया। लेकिन जो उत्पादकता है, श्रम की उत्पादकता कह लो, संसाधनों की उत्पादकता कह लो, वो निर्यात करने वाले देश में दुगनी हो गई है। तो 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर है 160 आएगा। इसका मतलब शुद्ध विनिमय व्यापार शर्त के हिसाब से तो विनिमय शर्त प्रतिकूल हुई है, लेकिन अगर आप एक घटकीय व्यापार शर्तों की बात करो तो ये जो व्यापार शर्त है वो अनुकूल हो गई है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि इसका मतलब है एक घटकीय व्यापार शर्त निर्यात कीमत सूचकांक और आयात कीमत सूचकांक के अनुपात को व्यक्त करती है, जिसमें निर्यात के उत्पादक को देश के संसाधनों की उत्पादकता में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार समायोजित कर दिया गया है। यानी कि देश के संसाधनों की उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है उसके अकॉर्डिंग इस अनुपात को समायोजित कर दिया गया है। इसीलिए इसको कहा गया है एक घटकीय निर्यात, एक घटकीय व्यापार शर्तें, क्योंकि इसमें दूसरे घटक को शामिल नहीं किया गया। इस कमी को देखते हुए जैकब वाइनर ने भी दूसरे घटक को भी शामिल किया, यानी कि निर्यात की उत्पादकता के साथ साथ आयात की उत्पादकता को भी शामिल कर लिया। तो यहाँ पे ZX का क्या मतलब है, ZX का मतलब तो है निर्यात की उत्पादकता सूचकांक, और ZM का मतलब है आयात की उत्पादकता सूचकांक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्विघटकीय व्यापार शर्तों में
निर्यात कीमत सूचकांक और आयात कीमत सूचकांक अनुपात के साथ साथ निर्यात उत्पादकता सूचकांक और आयात उत्पादकता सूचकांक के अनुपात को भी समायोजित कर दिया गया है। यानी कि अगर इस आधार पर देखें, जैसे पहले हमने देखा था PX 100 है, PM 100 है, ZX 100 है, ZM भी 100 मान लेते हैं तो D की वैल्यू 100 ही आएगी, यानी कि द्विघटकीय व्यापार शर्तें भी 100 होगी। ठीक है जी। लेकिन मान लीजिए चालू वर्ष में ये 220, यानी कि चालू वर्ष 2021 में प्राइस ऑफ एक्स, अब हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं बच्चों, PX की वैल्यू PM इंटू ZX अपॉन ZM, यानी कि PX हो गया है मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स हो गया 120, ZX प्राइस ऑफ M हो गया 150, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, और ZM मान लीजिए 120 हो गया है। ठीक है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ओवरऑल हमारी वैल्यू है वो 200 अपॉन 150 हो गई है, यानी कि व्यापार की जो शर्तें हैं उसमें सुधार देखने को मिला है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये जो भी आएगा, मतलब आपको इसको कह सकते हो 4, अगर 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 20 अपॉन 50। ठीक है जी। तो जो भी आपका आंसर आएगा 5 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 4/3 आ जाएगा, 1.33 या 133.33%। तो इस तरीके से बच्चों हम जब सूचकांक निकालते हैं, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, केवल एक घटक निर्यात की उत्पादकता सूचकांक को समायोजित किया है, और इसमें दो घटक ZX और ZM, यानी कि निर्यात की उत्पादकता सूचकांक और आयात की उत्पादकता सूचकांक, दोनों को ही समायोजित कर दिया गया है। तो ये अधिक वास्तविक है, जिससे हमें पता चलता है कि व्यापार की शर्तों में वास्तविक रूप से कितना सुधार हुआ है। आगे हम समझते हैं बच्चों उपयोगिता से संबंधित व्यापार शर्तों के बारे में। प्रकार है व्यापार की शर्तों का, वो है उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्त। इसके अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं, जिसमें से पहला है वास्तविक लागत व्यापार शर्त और दूसरा है उपयोगिता व्यापार की शर्तें। तो सबसे पहले हम बात करें वास्तविक लागत की, तो पहले वास्तविक लागत का मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो, तो उसको जो खर्चा करना पड़ता है उसे उत्पादन करने के लिए, उसे बोलते हैं मौद्रिक लागत। वास्तविक लागत में उस पेन, उस तकलीफ, उस दर्द को भी शामिल किया जाता है, उस डिसयूटिलिटी को भी शामिल किया जाता है जो वस्तु को बनाने पर आपको खर्च करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो बनाने के लिए मुझे उन कामों को छोड़ना पड़ सकता है, जैसे आराम करना, टीवी देखना, यानी कि टीवी देखने से जो मुझे यूटिलिटी मिली, वीडियो बनाने से उस यूटिलिटी का मुझे सेटिस्फेक्शन का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि डिसयूटिलिटी क्रिएट हो गई। तो इसी को बच्चों बोलते हैं वास्तविक लागत। इस वास्तविक लागत को ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, वास्तविक लागत व्यापार शर्तों में, कि जो हमारा एक तरीके से एक घटकीय व्यापार शर्त था ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, आप कह सकते हो एक तरीके से उपयोगिता की जो हानि हुई है उसके सूचकांक को, यानी कि निर्यात वस्तु के उत्पादन में संसाधनों को लगाने से प्रति इकाई उपयोगिता की हानि होगी। यानी कि हम संसाधनों को निर्यात करने में लगाते हैं, तो डेफिनेटली जो चीज़ हम यूज़ कर सकते थे अपने देश में उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक तरीके से उपयोगिता की हानि हो गई या त्याग करना पड़ेगा हमें। इसका उत्पादन करने की वास्तविक लागत भी कहते हैं, यानी कि जो संसाधनों को तकलीफ हो रही है, जो संसाधनों का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, वो निर्यात करने की वास्तविक लागत है। एक घटकीय व्यापार शर्तें जो कि है XS = PX / PM × ZX को उपयोगिता की हानि सूचक यानी RX से गुणा करने पर वास्तविक लागत व्यापार शर्तों को मापा जा सकता है। तो यहाँ पे R का मतलब है वास्तविक लागत व्यापार शर्तें। इसको बच्चों N भी बोल सकते हैं आप, इसको R = शुद्ध वस्तु वन्य व्यापार शर्तें, ये N हो गया ये वाला, ठीक है, ये N हो गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ZX से, मल्टीप्लाई कर देंगे PX इससे, RX से। तो ये भी कह सकते हो इसको, या ये भी कह सकते हो कि R = S × RX। तो कुछ भी आप बोल दो, बेसिक मतलब यही है कि पहले हमें क्या करना है, वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में मल्टीप्लाई करना है जो हमारा निर्यात उत्पादकता सूचकांक है, और उसमें मल्टीप्लाई करना है निर्यात के उत्पादन से प्रति इकाई साधन की तुष्टिगण को जो सूचकांक है, यानी कि जो डिसयूटिलिटी का जो सूचकांक है उससे। तो ये कहलाता है हमारा वास्तविक लागत व्यापार शर्त। उपयोगिता व्यापार की शर्तें में हम क्या करते हैं, देखिए ये हमने जो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला दिस वन, ये हमारा है कहलाता है एक तरीके से वास्तविक लागत व्यापार शर्त। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यूटिलिटी फंक्शन को,
यानी कि यदि वास्तविक लागत व्यापार शर्तों में आयात की सापेक्षिक उपयोगिता और प्रत्याग की गई वस्तु के सूचकांक को गुणा कर दिया जाए, यानी कि वास्तविक लागत में हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें RX को, तो इसको हम कहेंगे बच्चों उपयोगिता व्यापार की शर्तें, और रॉबर्टसन ने इसी को वास्तविक व्यापार की शर्तें कहा। तो बच्चों ये व्यापार की शर्तों के प्रकार है। मैं उम्मीद करता हूं आपको व्यापार की शर्तों के प्रकार के बारे में जो जानकारी आपकी जरूरत है वो सारी की सारी आपको मिल गई होगी। एक और वीडियो बनाएंगे बच्चों व्यापार की शर्तों में, जिसमें व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कारक हैं जो व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं। लेकिन बच्चों वो वाली वीडियो तो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेगी, तो अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है सारी की सारी तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।